हेलो एवरीवन, ये मेरा लेक्चर नंबर 26 है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन जो ग्रुप 16 के एलिमेंट हाइड्रोजन से कंबाइन करते हैं और बनाते हैं बाइनरी कोवैलेंट हाइड्राइड, और मैंने उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताया। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। नंबर दूसरा है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। बोलते हैं इसमें कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म मेनली टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। दो तरह का ऑक्साइड्स बना सकते हैं। कौन कौन? तो ए नंबर EO2 जिसको लोग बोलते हैं डाई ऑक्साइड्स, और एक हो गया बी नंबर EO3 जिसको लोग बोलते हैं ट्राई ऑक्साइड्स। तो हम लोग ए नंबर पहले देखते हैं EO2 जिसको लोग बोलते हैं डाई ऑक्साइड्स। बोलते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 burn in the presence of oxygen to form EO2 types of oxides, जिसमें SO2 is gas, फुल स्टॉप कॉमा दे देते हैं, और SeO2 is volatile solid, and PeO2, POO2 are crystalline non-volatile crystalline solid। लिखते हैं कि SO2, SeO2 are acidic oxide and soluble in water। आप रिएक्शन दिखा सकते हैं कि SO2 प्लस H2O, तो ये जाके बना देगा H2SO3। नाम है इसका सल्फ्यूरस एसिड। और एक देखते हैं SeO2 प्लस H2O, ये जाके बनाएगा H2SeO3। नाम है इसका सेलेनियस एसिड। अब हम लोग बोलते हैं कि TeO2, POO2 are insoluble in water। They dissolve in, ये डिजॉल्व करते हैं, they dissolve in acids and alkalis, which indicating there, जो कि बता रहा है कि which indicating their amphoteric nature, उभयधर्मी नेचर को इसका शो कर रहा है, एम्फोटेरिक नेचर। हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाई ऑक्साइड्स। क्या बात करने जा रहे हैं हम लोग? स्ट्रक्चर ऑफ डाई ऑक्साइड्स। लिखते हैं कि दीज डाई ऑक्साइड्स, ये सभी डाई ऑक्साइड्स, पोजेजेस डिफरेंट स्ट्रक्चर। अलग अलग जो है ये डाइऑक्साइड्स जो है वो अलग अलग स्ट्रक्चर को शो करते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो हम लोग सबसे पहले एक देख लेते हैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एग्जाम्पल लेके, कि एक EO2 टाइप का, जैसे में SO2 हो गया, SeO2 हो गया, TeO2 हो गया, POO2। तो उसमें स्ट्रक्चर ले लेते हैं एग्जाम्पल में SO2। अब हम लोग देखते हैं कि SO2 में सल्फर आइटम का हाइड्रेशन क्या है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो इधर ध्यान से देखिएगा इसका स्ट्रक्चर कैसा है बताने जा रहे हैं, और इसका रेजोनेंस वगैरह भी दिखाएंगे। ध्यान से देखिएगा, रेजोनेंस का मतलब होता है डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग बात करते हैं SO2 का। तो सल्फर एटम का एटॉमिक नंबर होता है 16
और इसका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 3s2 और 3p4। ये है इसका ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो ग्राउंड स्टेट में कुछ ऐसा होता है, ये 3s2 और 3p4, तो 1 2 3 4। हमको एक ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मात्र 2 है। तो इसको हम लोग सल्फर को एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे, तो लिखेंगे 3s 3p और बगल में होगा 3d। तो 3s में 2, p में का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर चला जाएगा d ऑर्बिटल में, और कुछ ऐसा हो जाएगा d का। अब देखिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, और ऑक्सीजन का हम लोग देखते हैं, ऑक्सीजन का ग्राउंड स्टेट में होता है, आपको पता है कि 2s2 और 2p4। तो आप इसका भी देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन, इसका 1 2 3 4। एक और ऑक्सीजन आइटम है, तो एक और ऑक्सीजन आइटम ले लेते हैं 2s2 और 2p4। तो s में 2 है और p में 4 है। चलिए बॉन्डिंग बनाते हैं हम लोग, देखते हैं कि कौन कौन सा बॉन्ड बनेगा। इधर से ये एक इलेक्ट्रॉन गया और ये फॉर्मेशन किया सिग्मा बॉन्ड का, ये भी एक इलेक्ट्रॉन आया, ये भी फॉर्मेशन किया सिग्मा बॉन्ड का, राइट। और ये इधर से गया और ये बना दिया आपका पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाया? पाई। लेकिन पाई में देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है और ये भी p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, दोनों मिल के एक पाई बॉन्ड बनाया। तो ऐसे बॉन्डिंग को हम लोग बोलेंगे p पाई बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे बच्चे इसको हम लोग? p पाई बॉन्डिंग। किसको कहेंगे p पाई बॉन्डिंग का? जब एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल का दूसरे इलेक्ट्रॉन के p ऑर्बिटल से मिलके जब पाई बॉन्ड बनाता है, तो ऐसे बॉन्डिंग को हम लोग कहते हैं p पाई बॉन्डिंग। लेकिन जब यहाँ देखें तो ये यहाँ पे p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, ये p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है वो d ऑर्बिटल का है और ये भी मिलके बनाया पाई बॉन्ड। लेकिन ये p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन और ये d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन और मिलकर पाई बॉन्ड बनाया, इसलिए हम इसको कहेंगे p पाई d पाई बॉन्डिंग। क्या कहेंगे इसको हम लोग? p पाई d पाई बॉन्डिंग। अगर हम देखें SO2 का स्ट्रक्चर तो देख सकते हैं कि सल्फर के पास एक लोन पेयर है, सल्फर के पास एक लोन पेयर है। अब हम लोग देखें कि दोनों ऑक्सीजन एटम के पास 2-2 लोन पेयर है, यानी देख लीजिए 2-2 लोन पेयर देना है हमको, और 2-2 बॉन्ड है दोनों के पास, तो 2 बॉन्ड इधर भी 2 बॉन्ड इधर भी, और 2-2 लोन पेयर 1 2 1 2, यहाँ भी है 2, राइट। अब आप इलेक्ट्रॉन भी गिन सकते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 8 4 12 और 4 16 और 2, मीन्स एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे सल्फर एटम के पास। अब ये दोनों ऊपर वाला सिग्मा बॉन्ड है और ये जो दोनों है ये एक p पाई बॉन्ड है और ये वाला एक p पाई d पाई बॉन्डिंग है, राइट। तो हम लिखेंगे कि SO2 का अगर देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए आप सिग्मा तक काउंट करते हैं, तो सिग्मा का फॉर्मेशन यहीं तक हुआ है, तो हम लिख सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। बॉन्ड पेयर गिन लीजिए, बॉन्ड पेयर 2 है यहाँ पे, तो बॉन्ड पेयर हो गया 2। लोन पेयर देख लीजिए कितना है यहाँ सल्फर एटम के पास? 1, ओके। और इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो देखेंगे इसका स्ट्रक्चर है एंगुलर। अब बात करते हैं हम लोग इसका रेजोनेंस का। रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करते हैं, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस, राइट। तो देखते हैं इसका रेजोनेंस क्या होगा। तो हम लिखते हैं रेजोनेंस ऑफ SO2। तो पहले इसका कॉमन स्ट्रक्चर बना लीजिए, ये रहा, ये SO2 है, आप देख सकते हैं इसके पास 6 है, ठीक। अब आप इलेक्ट्रॉन गिनिए कि सल्फर का 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हुआ, यानी एक इलेक्ट्रॉन कम है। जितना कम होता है उतना प्लस और जितना ज्यादा होता है उतना माइनस। यहाँ पे काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 और 1 7, एक ज्यादा है मतलब एक निगेटिव। इसका काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 और 1 6, ना ज्यादा है ना कम है, तो कोई चार्ज नहीं लगाएंगे हम लोग। तो अब देखते हैं इसको पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज कीजिए, इसको दीजिए यहाँ पे और इसको ऐसे, इसका साइन आप जानते हैं, इसको कहते हैं हम लोग डीलोकलाइजेशन का साइन, सॉरी रेजोनेंस का साइन है ये। तो यहाँ पे हम लोग जब देखें
तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड शिफ्ट किया यहाँ पे, तो ये सिंगल, और इधर जो है वो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो हो गया डबल। डबल बॉन्ड है तो 4 यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 विथ निगेटिव विथ पॉजिटिव। अगर इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना है कि दोनों बॉन्ड को डिलोकलाइज कर पाएंगे हम लोग, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये बता रहे हैं डिलोकलाइजेशन कि हम डिलोकलाइज कर पाते हैं, और दोनों के पास दो बॉन्ड पे है। ये हो गया आपका रेजोनेंस ऑफ SO2। लिखते हैं कि SeO2 सेलेनियम डाइऑक्साइड हैज similar structure like SO2 in gaseous state, but in solid state it has chain like structure। आप देख लीजिए इसका चेन पॉलीमेरिक चेन्स होता है, ये एक दूसरे से ये लिंकेज होते हैं, जुड़े हुए होते हैं आपस में, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है। आप देख लीजिए इधर भी ऑक्सीजन इधर आ जोड़ पाएंगे आप, यहाँ भी ऑक्सीजन इधर से भी आप आ जोड़ पाएंगे। ये हो गया आपका चेन लाइक स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं हम लोग, ये था आपका EO2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग EO3 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। तीसरा नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राई ऑक्साइड्स। तो बात करते हैं ट्राई ऑक्साइड्स का। ट्राई ऑक्साइड्स जिसको हम लोग लिखे थे अभी EO3 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, बोलते हैं कि सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम फॉर्म्स EO3 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स which are acidic in nature and soluble in water। अब पानी में क्या होते हैं, घुल जाते हैं, soluble in water। आप रिएक्शन दिखा सकते हैं कि SO3 प्लस H2O, तो ये बनाया H2SO4। नाम तो इसका आप जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, यह है सल्फ्यूरिक एसिड। फिर आप देखिएगा कि SeO3 प्लस H2O, तो ये जाके बनाएगा H2SeO4। नाम है इसका सेलेनिक एसिड, राइट। अब देखते हैं हम लोग कि TeO3 प्लस H2O, तब ये जाके बनाएगा, यहाँ पे 3 लेंगे, ये बनाएगा H6TeO6। नाम है इसका टेलरिक एसिड। अब बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर ऑफ ट्राईऑक्साइड्स। एक एग्जांपल ले ले हम लोग, यहाँ पे EO3 में एग्जांपल ले लेते हैं SO3 का। अब आप देखिए सल्फर एटम का हाइब्रिडेशन क्या होता है, ये आप देख लीजिए यहाँ पे। सल्फर एटम का हाइब्रिडेशन क्या होगा, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वैलेंस शेल में कि 3s2 3p4। अब हम लोग देखें तो इसका S में 2 है और P में देखें तो P में 4 है, राइट। लेकिन हम लोग को SO3 का देखना, तो एक ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल हमको चाहिए 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और हम लोग के पास यहाँ पे साफ देख रहे हैं कि मात्र 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग इसको ना एक्साइटेड करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में लेके चले जाएंगे। 3s 3p और 3d, s में 1, p में 3 और d में हो जाएगा 2। अब आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन का हो गया आपका 2s2 और 2p4, 2s2 2p4, यही ना है इसका 2s2 2p4। एक और ऑक्सीजन, इसका भी 2s2 2p4, इसका भी आप देख लीजिए 2s2 2p4। एक और ऑक्सीजन ले लें, इसका भी 2s2 और 2p4, इसको भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 2p4।
अब चलिए हम लोग बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये यहाँ से बनाया सिग्मा बॉन्ड, ये भी यहाँ से बना दिया सिग्मा बॉन्ड, ये भी यहाँ से बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड हुआ यहाँ तक, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। अब ये यहाँ से गया और ये बनाया पाई बॉन्ड, तो हम इसको कहेंगे पी पाई बॉन्ड, राइट। ये यहाँ से गया, ये p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है और ये d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी बनाया पाई बॉन्ड, जिसको हम कहेंगे p पाई d पाई बॉन्ड। ये भी p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है और ये भी d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, मिलके पाई बॉन्ड बनाया, तो इसको भी कहेंगे हम लोग p पाई d पाई बॉन्ड। अगर हम लोग देखें तो सल्फर के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3 बॉन्ड पेयर है, 1 2 3। अब हम लोग अगर ड्रॉ करें तो इसका 1 2 और 1 3 और फिर एक पाई और एक सिग्मा, एक सिग्मा हो गया, सबके पास एक एक पाई है, तो यहाँ पे आप ऐसे दे सकते हैं, ठीक। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, तो ये हो गया आपका सिग्मा, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, ये वाला हो गया पी पाई बॉन्ड, ये वाला हो गया पी पाई डी पाई बॉन्ड, और ये भी यहाँ पे हो गया पी पाई डी पाई बॉन्ड, है ना। अब इसका अगर हम लोग लिखें कि क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, बॉन्ड पेयर हो जाएगा 3, लोन पेयर 0 और स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका ट्राइगोनल प्लानर। अब हम लोग बात करते हैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। रेजोनेंस क्या होगा SO3 का, देखते हैं हम लोग कि रेजोनेंस क्या होगा SO3 का। SO3 का हम लोग देखने जा रहे हैं रेजोनेंस ऑफ SO3। तो हम लोग देखें कि इसका पहले सिंपल स्ट्रक्चर क्या था, तो हम लोग देख सकते हैं कि ऐसा कुछ है। चलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन काउंट करके 4 लगाते हैं। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5, सल्फर बहुत अच्छे है 5, एक कम है, यानी एक दिया हुआ है तो ये पॉजिटिव। ऑक्सीजन का गिनिए 1 2 3 4 5 6 1 7, एक ज्यादा है तो नेगेटिव। यहाँ पे गिन लीजिए 1 2 है, 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसका डिलोकलाइज करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन को, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसको दीजिए और इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसको दीजिए, क्या हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि ये बन जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन विथ निगेटिव चार्ज, सल्फर पॉजिटिव यहाँ पे है, यहाँ पे तो कुछ असर नहीं पड़ा, तो ये आपका डबल बॉन्ड ही एज यूजुअल, और इसके पास 2 लोन पेयर है और ये यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड और इसका हो जाएगा यहाँ पे कितना 4 इलेक्ट्रॉन, मीन्स 2 लोन पेयर। अब इसको फिर से डिलोकलाइज कर सकते हैं, तो इसका क्या करेंगे अब हम लोग कि इसका 2 ठो इसको दे दीजिए और इसका 2 ठो इसको दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड और ये यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड। यहाँ पे 2 4 6 निगेटिव, यहाँ पे 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पे पॉजिटिव। अगर हम इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि सल्फर और 3 है, 3 यहाँ पे। अब ये तीनों को हम लोग डिलोकलाइज कर सकते हैं, तीनों बॉन्ड को, तो हम लोग इसको ऐसे ऐसे डॉटेड दिखा देते हैं। ये हो गया आपका SO3 का स्ट्रक्चर, राइट। अब हम लोग बात करते हैं, ये था पहला देखे थे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, दूसरा देखे हम लोग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। आज बात करने जा रहे हैं तीसरा नंबर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन पे जाने से पहले एक हम लोग देख लेते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम बताए थे, सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन। तो बोलते हैं कि दोज रिडॉक्स रिएक्शंस in which
in which same element undergoes oxidation as well as क्या चीज रिडक्शन आर कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस या फिर सेल्फ रिडक्स रिएक्शंस। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो यहाँ देख लेते हैं HNO2 ये बन जाएगा HNO3 प्लस NO प्लस क्या चीज ले लें हम लोग यहाँ पे H2O। अब ले लें हम लोग एक और H3PO3, इसका नाम पहले देख लीजिए, इसका नाम है नाइट्रस एसिड। क्या नाम है बच्चे इसका? नाइट्रस एसिड। ये क्या चीज है? तो ये है नाइट्रिक एसिड। और ये क्या चीज है? तो ये है नाइट्रिक ऑक्साइड। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे आप निकाल लीजिए, हाइड्रोजन का होता है +1 तो और नाइट्रोजन का निकालना है तो x, एक ऑक्सीजन का -2 इंटू 2 0 तो x1 + x -4 0 तो x = +3 तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। अगर आप एज यूजुअल इसी टाइप पे निकाल के देखिएगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। यहाँ पर भी आप देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा +2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज कि सेम एलिमेंट नाइट्रोजन अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाया भी और अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटाया भी, मींस ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं सेल्फ रिडक्स रिएक्शन या फिर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। वैसा रिएक्शंस जिसमें कोई सेम एलिमेंट अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटाए भी और बढ़ाए भी, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। तो एक क्वेश्चन आता है कि HNO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है और रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है, राइट। लेकिन यहाँ पे नाइट्रिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तो काम करता है लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करता है। क्यों? तो हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे कि दूसरा को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाए, तो ये अपने आप को तो रिड्यूस कर सकता है, +5 से ऑक्सीडेशन नंबर कम कर सकता है, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट का तो दूसरा को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाए तो ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा नहीं सकता। नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +5 होता है, +5 से अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटा सकता है लेकिन +5 से ज्यादा सो नहीं कर सकता। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का +3 है तो ये अपना बढ़ा भी सका और घटा भी सका, तो इसने दोनों का काम किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी और रिड्यूसिंग एजेंट का भी। लेकिन जब देखें यहाँ पे नाइट्रिक एसिड में कि नाइट्रिक एसिड का नाइट्रोजन का +5 है तो अपना ऑक्सीडेशन नंबर तो ज्यादा +5 से शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ग्रुप 15 का एलिमेंट है उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +5 होता है, तो उससे ज्यादा ये ऑक्सीडेशन नंबर अपना शो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये काम करता है सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का घटा सकता है लेकिन अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा नहीं सकता है। एक और अगर एग्जांपल देखें हम लोग तो देख सकते हैं फास्फोरस एसिड का। फास्फोरस एसिड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H3PO3, ये बनाएगा H3PO4 + PH3, नाम है इसका फास्फोरिक एसिड, राइट। और ये जो है ये है फास्फीन, ये है फास्फीन और ये है फास्फोरस एसिड। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर देखिएगा तो +3 है, यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन नंबर देखिएगा तो +5 है। अगर आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर देखिएगा तो यहाँ पे -3 है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि फास्फोरस अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाया भी और अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटाया भी। तो हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि वैसा एलिमेंट, सेम एलिमेंट जिसमें अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाए भी और घटाए भी, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहाँ सेम क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि फास्फोरस एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है और रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है, लेकिन फास्फोरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तो काम करता है लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करता है। क्यों? तो सेम आंसर है कि फास्फोरस भी +5 से ज्यादा अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा नहीं सकता है, +5 से कम शो कर सकता है लेकिन +5 से ज्यादा शो नहीं कर सकता है। तो हम लोग बात कर रहे थे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन का, तो हम लोग बोलेंगे कि ग्रुप 16 का एलिमेंट जो है वो लार्ज नंबर ऑफ हैलाइड्स बनाते हैं, डायहैलाइड्स, मोनोहैलाइड्स, टेट्राहैलाइड्स और हेक्साहैलाइड। तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, नंबर हो जाएगा ये 3rd, पहला था हाइड्रोजन, दूसरा देखा ऑक्सीजन और तीसरा देखने जा रहे हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स
किधर देखेंगे हम लोग, हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन बोलेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ हाइलाइट्स, और इसमें सबसे पहले देखने जा रहे हैं डाई हाइलाइट्स। बोलते हैं कि डाइमेरिक मोनोहालाइट्स, डाइमेरिक मतलब जो अपने जैसे सेम पार्ट से जुट जाए, जैसे HCl ये हो गया आपका मोनोमर, और फिर आपका एक और HCl जुड़ जाए तो हो जाएगा H2Cl2, तो उसको हम बोलेंगे डाइमेरिक, मतलब दो पार्ट। तो डाइमेरिक मोनोहालाइट्स सच एज, जैसे में अगर हम लोग देखें S2F2, S2Cl2, S2Br2, Se2Cl2, Se2Br2 आर वेल नोन, ये अच्छे से जाने जाते हैं। देयर स्ट्रक्चर, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, देयर स्ट्रक्चर आर सिमिलर टू देयर स्ट्रक्चर्स, STRUCTURES, देयर स्ट्रक्चर्स आर सिमिलर टू, किससे होता है, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। लिखते हैं इसमें हम लोग कि डाइमेरिक मोनोहालाइट्स undergoes disproportionation reaction। ये जो होते हैं ना, वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में, तो Se2Cl2 यहाँ पे दो ले लीजिए, ये बना देगा SeCl4 प्लस 3Se, यहाँ पे सेलेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो +4 है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x -20 x = +1, यहाँ पे +1 है। तो आप देख लीजिए कि सेलेनियम अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाया भी और घटाया भी। तो अभी मैंने बताया कि अगर कोई वैसा रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें कोई सेम एलिमेंट अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटाए भी और बढ़ाए भी, तो वैसे रिएक्शंस को बोलते हैं हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, जैसे सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शंस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें इसका स्ट्रक्चर का, मैंने अभी आपको बोला कि इसका स्ट्रक्चर सिमिलर टू है आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, क्लोरीन, सल्फर और फिर ले लें हम लोग क्लोरीन। ये वाला जो होता है बॉन्ड लेंथ वो 205 पिकोमीटर का होता है, 205 ये 199 पिकोमीटर का होता है, और ये वाला बॉन्ड एंगल 104 डिग्री का होता है। तो अब देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर सिमिलर है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसी टाइप का यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं HOOH, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। अब हम लोग बात करते हैं, ये था मोनोहालाइट्स का। अब बात करते हैं हम लोग, डाइहालाइट्स हम लोग टॉपिक दे दिए, ये था आपका मोनोहालाइट्स, ये था मोनोहालाइट्स। अब हम लोग बोलते हैं मोनोहालाइट्स के बाद डाइहालाइट्स। लिखते हैं कि all the elements except selenium form stable dichlorides and dibromides। लिखते हैं diiodides are not known, ये जाने नहीं जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर अगर देखें हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ डाइहालाइड्स, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग SCl2। S का यहाँ पे हो जाएगा, सल्फर का 2 लोन पेयर यहाँ पे हो जाएगा और 2 ठो यहाँ पे हो जाएगा क्लोरीन, और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, बॉन्ड पेयर हो जाएगा 2, लोन पेयर 2, स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा बेंट।
और ज्योमेट्री इसका हो जाएगा टेट्राहेड्रल। अगर आपको देखना है कि ऑर्बिटल में इसका कैसे sp3 आया है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग देखें तो S2Cl2 है तो सल्फर का हो जाएगा 3s2 और 3p4, ऐसा ही होता है इसका। अब क्लोरीन, हमको 2 अनपेयर्ड है क्लोरीन के पास, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, तो इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाने की जरूरत नहीं है, ग्राउंड स्टेट में भी काम हो जाएगा। 3s2 3p5, यहाँ भी देखे 3s2 3p5, यहाँ भी देखे 3s2 3p5। चलिए ये यहाँ से गया सिग्मा, ये भी यहाँ से गया सिग्मा। हाइब्रिडेशन हम लोग सिग्मा तक गिनते हैं तो पूरा इसको गिनना पड़ेगा। sp3 हम यहाँ देख सकते हैं कि हाइब्रिडेशन sp3 है, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2, स्ट्रक्चर इसका बेंड शेप या फिर हो जाएगा आपका वी शेप भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ये था डाइहैलाइड्स। अब बात करते हैं हम लोग टेट्राहैलाइड्स का। इसका बात करें टेट्राहैलाइड्स। टेट्राहैलाइड्स बोलते हैं कि SF4 is gas, SeF4 is liquid, while जबकि TeF4 is solid। बात कर इसका स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राहैलाइड्स। तो एक एग्जांपल ले लें हम लोग, SF4 सल्फर 3s2 3p4, ये इसका ग्राउंड स्टेट में होता है। लेकिन हमको चाहिए फ्लोरीन का 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो है इसके पास 2, तो ऑब्वियसली इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक्साइटेड करना होगा। तो एक्साइटेड करना होगा तो हम लोग इसका ऐसे देख सकते हैं, एक्साइटेड करना है तो आप देख सकते हैं कि सल्फर एक्साइटेड स्टेट में 3s 3p और 3d। देख लीजिए। अब फ्लोरीन 4, फ्लोरीन का होता है 2s2 2p5, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें यहाँ भी फ्लोरीन, तो इसका भी लिखेंगे 2s2 2p5। यहाँ भी लिखेंगे 2s2 2p5, ठीक। अब अगर हम लोग देखें तो क्या होता है कि सारे जो हैं ये जाके सिग्मा, अच्छा और 2 फ्लोरीन है 2s2 2p5, एक और फ्लोरीन ले लें, एक और फ्लोरीन 2s2 2p5, ये यहां से गया और बना दिया सिग्मा, ये यहां से गया ये भी बनाया सिग्मा, ये गया ये भी बनाया सिग्मा, और ये भी यहाँ से गया ये भी बनाया सिग्मा। सिग्मा 4 दिख रहा है आपको, मतलब अब देखिएगा 1 2 3 4 और ये हो गया 5, होता है TBP। लेकिन एक लोन पेयर के कारण इसका स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड हो जाता है और ये हो जाता है सीसा। फ्लोरीन 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 अगर लिखें तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। देख लीजिए यहाँ तक हम लोग गिनेंगे पूरा d तक, तो हो जाएगा sp3d, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। बॉन्ड पेयर गिन लीजिए 4 सिग्मा, तो 4
और लोन पेयर तो आपको दिख रहा है सल्फर के पास एक है और इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए TBP ज्योमेट्री, लेकिन यहाँ पे इसका डिस्टॉर्टेड हो जाता है, इसका हो जाता है C। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट हेक्सा हैलाइड्स, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील करेंगे इसके बारे में हेक्सा हैलाइड्स की। सल्फर सेलेनियम और टेलेरियम जो है वो हेक्सा हैलाइड बनाते हैं, जिसमें सिर्फ जितने भी हेक्सा हैलाइड में सिर्फ हेक्सा फ्लोराइड्स ही जाने जाते हैं, जो कि सारे कलरलेस गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। और फिर उसके बाद उसका देखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सा हैलाइड्स। थैंक यू।